आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, और आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर इसे हम लोग फिजिक्स के नज़रिए से देखेंगे कि मोशन अगर हो रहा है तो उसको हम उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो पहले से स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल रूल्स, राइट। ये स्ट्रेट लाइन मोशन पहले डिस्कस करेंगे। मोशन बहुत सारे तरीके का हो सकता है, तो उसमें एक खास कैटेगरी हम लोगों ने सेलेक्ट किया है स्ट्रेट लाइन मोशन, और ये पूरा चैप्टर जो है वो काइनेमेटिक्स कहलाता है। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो काइनेमेटिक्स इन 1D है, राइट। इसके बाद काइनेमेटिक्स 2D का पढ़ेंगे, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ना है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये जो टर्म है काइनेमेटिक्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो टर्म है काइनेमेटिक्स, इसका क्या मीनिंग है। इसका लिटरल मीनिंग अगर बात करें तो ये काइनेमेटिक्स जो है 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। क्या क्या वर्ड्स हैं? जो काइनेमेटिक्स है वो 2 वर्ड से बना है, एक काइनेटिक्स और दूसरा है मैथमेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब हम लोग जानते हैं कि मोशन होता है, राइट। और मैथमेटिक्स का मतलब सभी लोग जान रहे हैं कि मैथमेटिक्स क्या है। मोशन और मैथमेटिक्स का जो मिश्रण है आप कह सकते हैं, या मैथमेटिक्स से मोशन को समझने का जो तरीका है उसे ही हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। यानी कि मोशंस में को अगर आप मैथमेटिकल तरीके से या मैथमेटिकल इक्वेशंस में रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो वो काइनेमेटिक्स कहलाता है। तो इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी मोशन पैरामीटर्स है उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपस में कैसे उनको कोरिलेट करना है, राइट। अब एक टर्म आता है, जब भी हम लोग बात करेंगे मोशन की तो टर्म आएगा मोशन। और जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को समझने के लिए अगर आपको लाइट समझना है तो डार्क समझना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे जब मोशन समझना है तो रेस्ट समझना पड़ेगा कि रेस्ट क्या है। जब आप रेस्ट देखें कि हाँ ये रेस्ट नहीं है, जो रेस्ट नहीं है वो मोशन है। जहाँ रेस्ट नहीं है वहाँ मोशन है, और जहाँ मोशन है वहाँ रेस्ट नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे का डार्क एंड लाइट वाला कॉन्सेप्ट है। बॉडी को हम लोग मोशन में कब कहेंगे और रेस्ट में कब कहेंगे। ये कह रहा है बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम रिलेटिव टू द फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम लोग कह रहे हैं कि एक बॉडी रेस्ट में तब कहलाता है जब उसका पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो चेंज नहीं हो रहा है। जैसे आप कहते हैं कि पेड़ जो है वो नहीं चल रहा है, तो पेड़ नहीं चल रहा है वो कैसे हम लोग तय करते हैं। आसपास का जो घर है, जो बिल्डिंग है, उसके कंपैरिजन में उसका जो डिस्टेंस वो बना हुआ है, अगर वो डिस्टेंस खिसक रहा होता है तब हम कहते हैं कि वो चल रहा है, राइट। तो कोई एक फ्रेम सेट करते हैं, उस फ्रेम से देखी जाती है कि उसकी दूरी बढ़ रही है या घट रही है, उसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। उसी तरह ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, एक बॉडी को हम लोग मोशन में कहते हैं इफ इट्स पोजिशन चेंजेज विद टाइम। अगर उसका पोजिशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है पता होगा, रिलेटिव टू फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन, या उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। कोई एक फ्रेम हमने सेट किया है, उसके रेस्पेक्ट में अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग कहते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म्स। रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। इसका क्या मीनिंग है? यानी हम किसी चीज को कह रहे हैं कि रेस्ट में है, इसका मतलब वो आप ऐसे कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। या अगर किसी ने कह दिया कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ये आपके लिए सच हो सकता है, सभी के लिए सच नहीं हो सकता है। अब कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में है, पूरी दुनिया के लिए रेस्ट में है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि एक ट्री, एक पेड़ जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है, हाँ बताइए। आप लोग कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, पेड़ रेस्ट में है, उसकी जड़ जमी हुई है तो वो चल कैसे सकता है। तो बढ़िया सवाल है, पेड़ रेस्ट में है, ठीक है, मान लिया आपकी बात। पर आप एक चीज जानते हैं कि ये किसके लिए रेस्ट में है? यहाँ जो अर्थ पे खड़ा है ना लड़का, इसके लिए रेस्ट में है, क्योंकि इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है वो कभी नहीं बदल रही है, इसे ये रेस्ट में दिख रहा है। पर हम जानते हैं कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। अर्थ रोटेट कर रहा है तो ये पेड़ भी रोटेट कर रहा होगा, ऐसे नहीं।
तो ये अर्थ घूमता हुआ कैसे दिखेगा? चलिए जाइए चांद पे, आजकल हम लोग चांद पे भी पहुंच गए हैं। तो चांद से जो इसको देख रहा है, क्योंकि चांद खुद चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद इसकी जो दूरी है बड़ा चेंज होता रहेगा और बड़े ही कॉम्प्लेक्स मोशन में दिखेगा। तो जो हमको रेस्ट में दिख रहा है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी रेस्ट में है। या ये मून पे बैठा हुआ आदमी अगर कहे कि पेड़ जो है वो रेस्ट में है, और यहाँ जब आप बैठे होंगे ना तो आपको दुनिया इसी नज़र से दिखेगी। जो आपको रेस्ट में दिखेगा रेस्ट में लगेगा, और जो मोशन में वो लगेगा कि मोशन में, लेकिन वो सबके लिए मोशन में नहीं है, इस आदमी के लिए फिर वो रेस्ट में है। इसीलिए कहते हैं कि ये रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव में बताई जाती है, बात की जाती है, ना कि एब्सोल्यूट टर्म है। मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता। कोई भी चीज रेस्ट में है तो सबके लिए रेस्ट में, या कोई चीज मोशन में है तो सबके लिए मोशन में नहीं हो सकता है। राइट। सो ये पॉइंट्स कह रहा है अ बॉडी मे बी इन रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम इन टू डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। मतलब एक बॉडी जो है रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, सेम टाइम पे, दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। अब आगे आइए, इसी में हम लोग समझते हैं कुछ डेफिनेशंस और ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइबिंग द मोशंस। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग को कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, उसको अच्छे से समझते हैं, उसका डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, क्या क्या टर्म्स है। सबसे पहला टर्म जो आता है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, जैसे हमने बात की कि मोशन को कैसे कहते हैं, जब पोजीशन चेंज हो रहा है। तो जब पोजीशन चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस तय किया होगा, और पोजीशन जो चेंज हुआ उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों जो टर्म्स है ना, सुनने में एक जैसा लगता है पर ये है नहीं एक। ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो सुन के एक जैसा लगता है, कई जगहों पे दोनों सेम भी होता है, पर ये एग्जैक्टली सभी जगह सेम नहीं हो सकता है। क्या अंतर पहले समझते हैं। डिस्टेंस हम लोग कह रहे हैं इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड और ट्रैवल्ड, हम लोग कह सकते हैं, बाई एन ऑब्जेक्ट इन ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। किसी निश्चित समय अंतराल में एक ऑब्जेक्ट जो रास्ता तय करता है, उस रास्ते की जो लंबाई होगी, जो दूरी होगी, वो डिस्टेंस कहलाएगा। अगर रास्ते की दूरी डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट कह रहा है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ और स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और द वेक्टर ज्वाइनिंग द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ देखिए ये पॉइंट ए पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये यूं चलते हुए रास्ता चौक से अलग अलग रास्ता लेते हुए पॉइंट बी पे पहुंचता है। राइट। तो ये इसका पाथ लेंथ हो गया। ये जो पाथ लेंथ है इसकी पूरी जो लंबाई होगी वो डिस्टेंस कहलाएगा। राइट। पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं अगर, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। एक चीज और है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस क्या है, अब ये स्केलर और वेक्टर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर से समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी को आप साधारण तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप जोड़ जानते हैं 2 + 2 4 होता है ना। पर वेक्टर में ऐसा नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का है और अगेन 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है तो 4 नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। अब कहेंगे सर क्यों नहीं होगा, आप गजब बात कर रहे हैं। एक केस लेते हैं, ये मैं चला 2 मीटर, ठीक है, और फिर 2 मीटर में इस डायरेक्शन में चला गया यूं 90 डिग्री पे, इसको मान लेते हैं ये 90 डिग्री का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, ये इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर, इसकी लंबाई जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अब आप देख के बताइए कि क्या ये डिस्प्लेसमेंट 2 + 2 4 है। डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, वैल्यूज की बात करें, तो ये 4 नहीं होगा। आपको ट्राइंगल वाला रूल लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैग्नीट्यूड होगा आर का, वो क्या होगा, √2² + 2²। कितना हो जा रहा है, 4 + 4 8, √8, √8 इज 2√2, और आप इसको 2 × 1.414 भी लिख सकते हैं। 8 2 8
0.2, 2.8 समथिंग आ रहा है, राइट। पर अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो ये वाला जो पाथ लेंथ है ना उसको जोड़ के मिलेगा। डिस्टेंस इज हियर 2 + 2 विच इज 4 मीटर। उम्मीद करते हैं आप लोग दोनों में फर्क समझ गए होंगे। डिस्टेंस जो रास्ता चला है उस रास्ते की लंबाई हम लोग टोटल जोड़ते हैं और स्केलर वाले तरीके से जोड़ते हैं, राइट। जितने स्टेप्स में उसने चला हर स्टेप्स का जो डिस्टेंस है वो जुड़ता चला जाएगा, इसीलिए डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागता है, वो जुड़ता चला जाता है। पर डिस्प्लेसमेंट कई केसेज में ऐसा भी हो सकता है जैसे कुछ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ और गाड़ी घूम करके फिर वापस वहीं आ गई, ऐसे तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो जाएगा। पर डिस्टेंस इस केस में 0 नहीं है क्योंकि ये इसमें सारे लेंथ S1, S2, S3 सब जोड़े जाएंगे, राइट। सब जोड़ करके जो लेंथ आएगा वो टोटल डिस्टेंस होगा, राइट। आइए अब इसी में समझते हैं ये स्पीड एंड वेलोसिटी। ये दो टर्म भी सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन एक बारीक सा डिफरेंस है, उसको समझना होगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम लोग इसमें स्पीड समझते हैं क्या है। स्पीड कहलाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस का जो रेट ऑफ चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो स्पीड कहलाता है। अब जब रेट ऑफ चेंज की बात आती है तो रेट ऑफ चेंज दो तरह से फाइंड किया जाता है। जो जनरली हम लोग के माइंड में आता है रेट ऑफ चेंज का, जैसे हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस अगर 2 घंटे में 100 मीटर तय की गई है, 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, तो हम लोग अगर घंटे की दर से बात करें तो पर आवर कितना चला, 50 किलोमीटर पर आवर हुआ, तो जो भी डिस्टेंस है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। लेकिन इस पूरे जर्नी में 2 घंटे के जर्नी में स्पीड हमेशा 50 नहीं रहा होगा, कभी ज़्यादा रहा होगा कभी कम रहा होगा। तो जब हम एक फाइनाइट टाइम इंटरवल ले लेते हैं ना तो वो एवरेज स्पीड बताता है हम लोग को, ठीक है। जैसे हमने 100 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये एवरेज स्पीड कहलाएगा। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। अब कहेंगे सर फाइनाइट नहीं होगा तो इंटरवल, टाइम ऑफ इंटरवल तो इन्फिनाइट क्या लेंगे, इन्फिनाइट नहीं, इन्फिनाइटली स्मॉल लेना होता है। जनरली एवरेज स्पीड की पहले बात करते हैं। एवरेज स्पीड अगर आपको पता करना है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दीजिए। डेल्टा एस टोटल डिस्टेंस को बता रहा है, डेल्टा टी टोटल टाइम को बता रहा है एंड एस डिवाइडेड बाय टी। ये आपका लिखने का तरीका है अलग अलग, आप किसी भी तरीके से एवरेज स्पीड को दिखा सकते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर बात करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, तो टोटल डिस्टेंस इसने एस तय किया और टाइम लगा टी, तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे वी एवरेज, तो आप लिख सकते हैं एस बाई टी। पर इंस्टेंटेनियस जब ये पॉइंट सी को क्रॉस कर रहा है, इस इंस्टेंट पे अगर रेट ऑफ चेंज बताना तब क्या करेंगे, इस इंस्टेंट पे अगर रेट ऑफ चेंज बताना है तब आपको क्या करना होगा कि यहाँ छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं डेल्टा टी, इसमें जो डिस्टेंस चला डेल्टा एस, इस डेल्टा एस को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे। पर अभी भी ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ही बता रहा है। पर अगर आपने डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दिया, डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दिया, तो ये वाला पॉइंट ओवरलैप कर जाएगा सी से, और उस केस में जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये एग्जैक्टली पॉइंट सी का स्पीड है, राइट ना। तो ये जो तरीका है रेशियो लेने का विद लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी एस बाई डी टी से, जहाँ पे d बाई डी टी डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में आता है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी को अगर डिफाइन करना हो तो कहलाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए वहां हमने डिस्टेंस लिया था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की रेट ऑफ चेंज की बात की जा रही है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब फिर रेट निकालने की बात है तो दो तरह से रेट पता कर सकते हैं। एक एवरेज वेलोसिटी होगा जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, यानी एक रेट ऑफ चेंज फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में होगा। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया है डेल्टा आर, जो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से मिलता है, बाई डेल्टा टी, या आप इसमें जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर आर से दिया है तो आर बाई टी लिख सकते हैं। इससे आप एवरेज स्पीड बता सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी बता सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आएगी तो फिर वही बात हो गई कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करना होगा, तब आप उस इंस्टेंट पे एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता सकते हैं। यानी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी में डेल्टा टी टेंस टू 0 लेना होगा, जिसको लिखने का तरीका है डी आर बाई डी टी से, राइट।
अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये यूं ऐसे कोई ऑब्जेक्ट गया, ऐसे गया, ये 5 मीटर और फर्दर एक काम करते हैं, ये लेते हैं ऐसा, ये 5 मीटर गया, फिर 60 डिग्री पे ये 5 मीटर घूम गया। ये आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है, ए और बी। टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना है? अच्छा, ये पूरी घटना जो हुई है ना, वो मान लेते हैं 10 सेकेंड में हुआ है, राइट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर का है, टाइम जो है वो 10 सेकेंड का है। ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। अगर आपको स्पीड निकालना होगा, एवरेज स्पीड, तो आप क्या लिखेंगे? जो भी डिस्टेंस चला है 10 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 1 मीटर पर सेकेंड। पर अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस लिख सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर लिख सकते हैं। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये 5 ही होगा, राइट। 5 10 नहीं हुआ, टाइम उतना ही लगा है। तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट लेना होगा बाई टाइम इंटरवल, जो कि 0.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब इसमें एक मजे की बात यह है कि आप जब भी कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वो या तो छोटा होगा या बराबर होगा, किससे? एवरेज स्पीड से। ये एवरेज स्पीड, इसमें वेक्टर साइन हमने नहीं लिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा किसी भी केस में नहीं हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल व्हेन इट मेक्स हाफ ए रोटेशन। जब कोई पार्टिकल ए से बी तक पहुंचता है हाफ रोटेशन करते हुए, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्टेंस के लिए तो ये पूरी लंबाई एस आपको पता करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये यू, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, राइट। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये पाई इंटू आर होता है, सर्कल का, सेमी सर्कल का लेंथ या सरकमफेरेंस का हाफ इसको कह सकते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये 2r है। आप इसको लिख सकते हैं 3.14 r और ये 2r। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं डिस्टेंस बड़ा आ रहा है, वही होना चाहिए, या तो डिस्टेंस बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, एक ही लाइन में चलेगा। नेक्स्ट इसको समझते हैं। कह रहा है ये व्हील ऑफ रेडियस r इज रोलिंग ऑन द रोड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट p इन हाफ रोटेशन ऑफ द व्हील। यहाँ पे है पॉइंट p। ये हाफ रोटेशन जब करता है रोड पे, तब उस केस में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए, ये जब रोल करता है तो रोल करके यहां पहुंच गया मान लेते हैं, राइट। अब डिस्प्लेसमेंट लेने के लिए हमको क्या करना है? बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे नजर रखनी है और एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाता है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। अब कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा? तो रोल करके गया है, इसके लिए क्या क्या हमारे पास है? ये हाफ रोल किया है, जो हाफ रोल इसने किया है ना, वो आपको यहां मिलेगा। ये जो लाइन है ना, वो हाफ रोल में जो सरकमफेरेंस है यहां से लेकर के यहां तक का, ये सरकमफेरेंस उसको टच करता हुआ गया होगा, राइट। क्या ये लंबाई हम लिख सकते हैं पाई इंटू आर, और ये वाला जो डिस्टेंस है इस राइट एंगल ट्राइंगल में वो 2r है, राइट। अगर ये पाई आर है, ये 2r है, तो अब आप डिस्प्लेसमेंट आसानी से बता सकते हैं। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, 2r का होल स्क्वायर प्लस पाई r का होल स्क्वायर। इसमें r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर का r रूट से बाहर निकल जाएगा, अंदर में बच रहा है पाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। कोई है क्या? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, राइट। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग इसी पे समझते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जब भी बात करेंगे तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी पर सेकंड वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है। जब भी अगर मोशन हो रहा है तो उसमें वेलोसिटी हमेशा सेम हो जरूरी नहीं, अगर सेम रहा
तो एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो बढ़ने का भी जो दर है ना अलग अलग हो सकता है। किसी में 5 से 10 मीटर पर सेकंड आने में उसको 1 सेकंड लगता है, कोई मोशन ऐसा हो सकता है जिसमें 5 से 10 मीटर पर सेकंड आने में उसको 1 घंटा लग जाए। तो दोनों का जो वेलोसिटी बढ़ने का जो दर है वो सेम नहीं है। तो वेलोसिटी बढ़ने का जो दर है, जो रेट है, वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब जब कभी भी रेट ऑफ चेंज की बात आती है तो रेट ऑफ चेंज दो तरह का होगा। एक एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इसके लिए देखना है चेंज इन वेलोसिटी के लिए। पर ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, वेक्टर के जैसा लेना है। आप ऐसे नहीं कि मैग्नीट्यूड को घटा दें। तो वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, v2 में से v1 को वेक्टर के स्टाइल में ट्रायंगल ऑफ एडिशन से घटाएंगे, उससे जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा उसको t से डिवाइड करके आप एवरेज, सॉरी यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन है, ये एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग पता करेंगे। ठीक है। उसी तरह अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, राइट। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए जो एवरेज एक्सेलरेशन निकाल रहे हो वो किसी पॉइंट पे डेल्टा टी को आपको दिखाना है कि बहुत छोटा है टाइम इंटरवल, तब आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बता सकते हैं। अब एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सपोज करिए ये वेलोसिटी v1 है और ये थोड़े देर बाद ऐसे v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चलने लगता है। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डेल्टा v निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये v2 माइनस v1 करने के लिए v1 का उल्टा एक वेक्टर ड्रॉ करिए, ये माइनस v1 हुआ, इसको लाके v2 के साथ जोड़ना है, माइनस v1 को यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिला दीजिए, ये जो पॉइंट है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के लिए, ये डेल्टा v, तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है ना वो भी इधर ही होगा, राइट। अभी हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा किधर लेना है, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, राइट।